नमस्कार मित्रों, आप लोगों का घटना चक्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म इस ऑफिशियल चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग इकोनॉमी वाले सेगमेंट को देख रहे थे और इकोनॉमी वाला जो सेगमेंट है, आपको मैं बताऊं कि जो घटना चक्र की बुक है जीएस पॉइंटर, ठीक है ना। तो जीएस पॉइंटर जो सामान्य अध्ययन की बुक है, इसमें सारे कोर सब्जेक्ट हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, राजव्यवस्था हो, भूगोल हो, या फिर विज्ञान हो, इकोलॉजी इन्वायरमेंट हो, या फिर जो है आपका जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब्जेक्ट आर्थिक एवं सामाजिक विकास और उत्तर प्रदेश स्पेशल। तो सारे कोर सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसी को पॉइंट के रूप में दे दिया गया है। तो सारे सब्जेक्ट लगभग चलाए जा चुके हैं। आप लोगों को मेरा नाम जो नवीन कुमार है, मैं आप लोगों को इकोनॉमी वाला सेगमेंट, ए आर्थिक और सामाजिक विकास ए वाला सेगमेंट डिस्कस कर रहा हूं, ठीक ना भैया। तो आते हैं एक एक सेगमेंट को पकड़ के अच्छे से डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ हर एक क्वेश्चन के हिसाब से होना चाहिए। तो आते हैं भी डिस्कस करते हैं। सुनना जरा, उद्योग क्षेत्र, आज बारी है उद्योग क्षेत्र की। तो उद्योग क्षेत्र ए वाला तीसरा वीडियो है उद्योग क्षेत्र का। तो उसमें आप जब देखेंगे घटना चक्र की जो बुक है पॉइंटर की, तो उसमें उद्योग क्षेत्र एक अलग से चैप्टर दिया गया है। जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्वेश्चन को अच्छे से पॉइंट के रूप में अच्छे से सेट करके डिस्कस किया गया है, ठीक है ना। तो हम लोग इसी को आज उद्योग क्षेत्र को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। आते हैं भी, तो आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे नेक्स्ट नहीं हो रहा है। खैर, अब हुआ नेक्स्ट। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सैद्धांतिक तौर पर ये क्या कह रहा है कि सैद्धांतिक तौर पर कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, ये जो सोशल, एक कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका अर्थ होता है, ठीक है ना। फुल फॉर्म CSR का अर्थ क्या है, तो इसको बताना है कि इसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सैद्धांतिक तौर पर कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, इसका अर्थ क्या है। तो सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए कारोबार करना, ना कि समाज पर उपकर लगाना। एक होता क्या है, मैं आपको बताते चलूं कि जो CSR होता है, CSR यह है कंपनी अधिनियम 2013, इसके तहत इसकी अवधारणा या इसका प्रावधान किया गया CSR का। और यह कहा गया कि जो कंपनी का कुल लाभांश होगा, कुल लाभांश, तो कुल लाभांश का या कुल लाभ का कहें तो 2% यह है CSR में जाएगा। CSR मतलब किसी जैसे जो लोग मतलब कि उस कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके जो है परिवार की शिक्षा के लिए जो बच्चे हैं, या फिर स्वास्थ्य के लिए, या फिर इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है ना। तो इन सब चीजों के लिए ये CSR का प्रावधान किया गया। तो आपका पहला वाला जो क्वेश्चन था वो CSR से संबंधित था। आपको इतना याद रखना है कि यह जो है सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए कंपनियां 2% का जो है एक प्रकार से कुल लाभांश का हस्तांतरित करती हैं CSR के रूप में, और कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इसका प्रावधान किया गया, ठीक है ना। फिर सवाल है कि गैस, जलापूर्ति, विद्युत, विनिर्माण तथा खनन में से किसी एक को औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक में शामिल नहीं किया गया है या नहीं किया जाता। तो औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक जारी किया जाता है, IIP जिसे कहते हैं, ठीक ना। तो औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक UNESCO के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक ना। पहले तो खैर आपका जो है 2019 से पहले 2019 में इसको जो है NSO कर दिया गया, CSO और NSSO को मिला करके NSO कर दिया गया। और यही NSO का जो एक इसका सांख्यिकी प्रभाग है वही जारी करता है इसको, ठीक है ना। औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक कहें कि या सूचकांक कहें, तो इसमें 3 आधारों पर जारी किया जाता है। 3 इसमें जो है आयाम लिए जाते हैं। एक जो है विनिर्माण लिया जाता है, एक विद्युत लिया जाता है और खनन लिया जाता है। तो 3 ऑप्शन, ए आपका विद्युत लिया जाता है, विनिर्माण लिया जाता है और खनन लिया जाता है, ठीक है ना। अगर मैं यह कहूं कि इस जो है औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक में सबसे ज्यादा, इन तीनों में से सबसे ज्यादा भारांश किसका होता है, तो भारांश सबसे ज्यादा आपका विनिर्माण का है। यह 77.6% के करीब है, 77.6%। फिर उसके बाद आपका जो आता है वह है खनन का आता है, यह है 14.4% के करीब है, ठीक ना, भारांश। फिर सबसे कम जो है भारांश यह है 8% के करीब विद्युत का होता है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक जारी किया जाता है किसके द्वारा, तो NSO के द्वारा जारी किया जाता है। कौन इसमें शामिल नहीं होता है, तो गैस एवं जलापूर्ति को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। और तीसरा अगर क्वेश्चन इसमें बन सकता है, यह पूछ सकता है कि इसमें सबसे ज्यादा भारांश किसका होता है, तो वह विद्युत
और वह जो है विनिर्माण का होता है, फिर उसके बाद खनन का होता है, फिर उसके बाद आपका विद्युत का होता है। तो इसको हमने डिस्कस किया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी किया जाता है। देखिए वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन जो आईआईपी को हमने डिस्कस किया, वही वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये जो सूचकांक है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इसको जारी किया जाता है। तो हमने बताया कि एनएसओ के द्वारा। तो एनएसओ का जो एक सांख्यिकी प्रभाग है, ठीक ना, उसी के द्वारा यह जारी किया जाता है। हालांकि जो एनएसओ है इसी के अंतर्गत यह आता है। ठीक भैया, तो इतना आपका हुआ। फिर 1 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी कितनी निर्धारित की गई। एक क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया था। तो पूछा कि अकुशल जो मजदूर हैं, ठीक ना, उत्तर प्रदेश में, चूंकि उत्तर प्रदेश में तो काफी ज्यादा बेरोजगारी का स्तर है, काफी ज्यादा यहाँ पे अशिक्षा है, एक प्रकार से जो कुशलता की कमी देखी जाती है, तो ऐसे में लोग बेरोजगार ना रहें तो एक न्यूनतम उनका जो है पेमेंट तय किया गया, मजदूरी तय की गई। ठीक ना, तो वो जो मजदूरी है वह है 9,530 रुपया प्रति माह तय की गई। इसको आपको याद रखना है। फिर अगर मैं यह कहूं कि दिल्ली मुंबई आर्थिक गलियारा या फिर दिल्ली मुंबई आर्थिक कॉरिडोर जो कहते हैं, यह किसके द्वारा विकसित किया गया, तो यह जापान के द्वारा विकसित किया जा रहा है। आपको यह बताते चलूं कि जो कॉरिडोर है दिल्ली मुंबई आर्थिक कॉरिडोर, इसके द्वारा चाहे वो रेलवे हो, चाहे जो है एयरपोर्ट हो, या फिर जो है हाईवे हो, इन सब की कनेक्टिविटी की जाएगी ताकि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बढ़ाया जा सके। चाहे वो उद्योग क्षेत्र की चीजें हो, चाहे सेवा क्षेत्र की चीजें हो, या फिर जो है आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो। ठीक ना, तो इनमें एक प्रकार से क्रांति लाने के लिए, जान लीजिए, एक प्रकार से आर्थिक विकास को डेवलप करने के लिए ये कॉरिडोर का निर्माण जापान के सहयोग से किया जा रहा है। तो ये जापान के सहयोग से क्वेश्चन आपका पूछा था कि दिल्ली मुंबई आर्थिक जो गलियारा है किसके द्वारा, किसके सहयोग से बनाया जा रहा है, तो जापान के सहयोग से। ठीक ना भैया। फिर आते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है कि औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर स्थित है। तो यह जो है आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। जो मुरैना वाला क्षेत्र है, मुरैना मध्य प्रदेश में है, तो यहीं पे आपका औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर स्थित है। ठीक ना। फिर लघु उद्योगों, जो स्मॉल उद्योग हैं, लघु उद्योग, इनके लिए बनी समितियों का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो आपको मैं बताऊं कि कार्बे समिति सबसे पहले गठित की गई थी उद्योगों के लिए, लघु उद्योगों के लिए। सबसे पहले कार्बे समिति 1955 में गठित की गई थी। फिर उसके बाद नायक समिति लाई जाती है। यह नायक समिति 1991 में गठित की जाती है। फिर उसके बाद आबिद हुसैन समिति लाई जाती है। ठीक ना, 1995 में लाई जाती है। 2000 में लास्ट में एस कोहली समिति लाई जाती है। तो उसी को आपको सेट करना था। ठीक ना। तो कार्बे जो समिति थी यह 1995 में 55 में लाई जाती है। नायक जो समिति है यह 1991 में। फिर आबिद हुसैन समिति है, इसको 1995 में लाया जाता है। और फिर एस कोहली जो समिति है यह वर्ष 2000 में लाया जाता है। ठीक ना भैया। तो इतनी सारी चीजें आपको लघु उद्योगों से संबंधित जो समितियां हैं, इसको एक्चुअली इसके कालक्रम को लेकर पूछा था। कभी कभी यही पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है लघु उद्योगों से संबंधित रखती है। तो अलग अलग करके भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर इनके कालक्रम को लेकर भी क्वेश्चन, खैर जटिल क्वेश्चन में आ जाएंगे। ठीक ना। आते हैं नेक्स्ट। फिर क्या कह रहा है कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, कारपोरेट सामाजिक, देखिए फिर यही क्वेश्चन आया कि सीएसआर वाला। हमने पहले ही बताया था कि ये जो कंपनी अधिनियम 2013 के तहत इसका प्रावधान किया गया। ठीक ना, कंपनी अधिनियम 2013 कह रहा है कि कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में सही कथन या सत्य कथन की पहचान करनी है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत भारत में कारपोरेट शासन का आधार देता है। ठीक ना, तो बिल्कुल सही बात है कि यह जो है कंपनी अधिनियम 2013 के तहत ये जो कारपोरेट शासन है इसी को आधार देता है। इसके तहत किसी कंपनी के कुल संचालन का, ये देखिए 2%, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना सीएसआर होता है। तो 2% कुल लाभांश का जारी किया जाता है कंपनियों के द्वारा, ताकि शिक्षा व्यवस्था को, ताकि इन्वायरमेंट के सेगमेंट को, ताकि जो स्वास्थ्य जो वाला फैक्टर है उसको जो है एड्रेस किया जा सके। ठीक ना। तो ये जो है टोटल 2% कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर खर्च करने की बात कही जाती है। तो इतना आपका सीएसआर हमने पहले भी डिस्कस किया और फिर डिस्कस कर दिया। नेपा नगर, तो नेपा नगर कागजी उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, जो कागजी अखबारी कागज से संबंधित है। ठीक है ना। तो ये एमपी में है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। फिर आते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि सरकार की नीति मेक इन इंडिया, ये मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है। तो मेक इन इंडिया इसको कब प्रारंभ किया गया, मेक इन इंडिया, तो सुनना जरा, इसको 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ किया गया।
मेक इन इंडिया, ठीक है ना। इसका जो लोगो है, लोगो भी कभी कभी पूछ लेता है, लोगो तो ये शेर है, शेर, ठीक ना, लायन, तो ये शेर है, इसका लोगो शेर है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था कि निवेश को बढ़ावा देना था, विनिर्माण का हब भारत को बनाना था, एफडीआई के स्तर को आकर्षित करना था, या फिर जो नवाचार है, ठीक है ना, इनोवेटिव जो तरीका है उसको विकसित करना था, निर्यात स्तर को बढ़ावा देना था, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। ये जो है आपका प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया का प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है ना। तो खैर इसके माध्यम से थोड़ा सा समझते हैं कि नौकरशाही का ढीलापन जो था उसको दूर करना था, इसका भी एक प्रमुख उद्देश्य था कि जो एक प्रकार से नौकरशाही है उसका जो ढीला ढालापन है, ठीक ना, कोई भी डॉक्यूमेंट्री काम करने हैं, डॉक्यूमेंट्स वाले काम, तो उसमें जहां एक दिन में काम होना चाहिए 4 दिन लगा देते हैं, तो उस ढीले ढालेपन को दूर करने के लिए भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य बनाया गया। लाल फीताशाही, जो लाल फीताशाही, इसको हटाना, इसके अलावा विनिर्माण लागत को कम करना, उत्पादों को प्रतियोगी बनाना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना। आपको मैं बताते चलूं कि ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है इसको वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है, विश्व बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। और पहले तो स्थिति इसकी बहुत ज्यादा खराब थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट जारी की जाती थी, अमूमन मुझे लग रहा है कि 4-5 साल पहले बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी, लेकिन इधर बहुत तेजी से सुधार हुआ, ठीक ना। और खैर इसमें सारे लोगों की भागीदारी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो वर्क किया इस पे बहुत अच्छा वर्क किया। अब जो रिपोर्ट जारी की गई है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, इसके अनुसार भारत का 63वां स्थान है। एक काफी अच्छी रिपोर्ट, भारत मतलब कि काफी अच्छे पायदान पर आ गया है। जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? जोखिम पूंजी जैसे कि कोई उद्योग जब स्टेब्लिश किए जाते हैं, स्थापित नए नए उद्योग, तो नए नए उद्योगों को कोई नॉलेज नहीं होता, कोई अनुभव नहीं होता, ठीक है ना, उनकी मार्केट में पकड़ नहीं होती, तो ऐसे में उनके डूबने का खतरा ज्यादा रहता है। अगर मान लीजिए कि कोई बैंक उनको ऋण दे रहा है, तो जो उनको ऋण दिया जाएगा वही जो है जोखिम पूंजी कहलाएगी, ठीक है ना। चांसेस ज्यादा रहते हैं कि ये उद्योग अगर डूब जाएंगे तो पूंजी नष्ट हो जाएगी, डूबने के चांसेस ज्यादा, अनुभवहीनता की कमी होती है। दूसरा, मार्केट में उनकी अप्रोच नहीं होती है। तीसरा, उनको नॉलेज नहीं होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा कई सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिससे लगता है कि नहीं, कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि उद्योग सर्वाइव ही कर पाएगा। खैर उसी पूंजी को जो उनको जो है आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है ऋण, ठीक है ना, उसी को जोखिम पूंजी कहा जाता है, ठीक है ना। नए उद्योगों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालिक जो आरंभिक पूंजी होती है, प्रारंभिक पूंजी, उसी को जोखिम पूंजी कहा जाता है। इतना आपका हुआ। नेक्स्ट क्या है? एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 लाया गया था, उसी से आधारित क्वेश्चन है। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। एमएसएमई आप सुने होंगे, एमएसएमई जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग होते हैं, ठीक ना। आज भारत में उनकी जीडीपी में काफी अच्छी पार्टिसिपेशन, लगभग 26% टोटल जीडीपी का जो है एक प्रकार से योगदान वो देते हैं। और रोजगार के मामले में सबसे बृहद जो है अगर पार्टिसिपेशन होता है तो एमएसएमई उद्योगों का होता है। तो एमएसएमई से उद्योग से लेकर बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि एमएसएमई अधिनियम 2006, पहले एमएसएमई अधिनियम 2006 लाया गया था, लेकिन इसमें जून 2020 में इसमें अमेंडमेंट किया गया, इसमें संशोधन किया गया, ठीक है ना। तो पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता था यहां से क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब जो इसमें अमेंडमेंट किया गया, इसकी नई परिभाषा बना दी गई, चाहे वो विनिर्माण हो क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योग क्षेत्र हो, तो इनकी नई परिभाषा बना दी गई। अब जो है क्वेश्चन जो पूछेगा यहां से ना पूछ करके संशोधनों से लेकर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। खैर इसको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर उसको पढ़ने के बाद एक अच्छा हमको जो है तरीका पता हो जाएगा कि हाँ पहले क्या चीजें थी, आज डायनेमिक में क्या चीजें हैं, ठीक ना। तो कुल मिला जुलाकर एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 के अनुसार जो सूक्ष्म उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग, इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया? तो कहा गया कि भाई जो उद्योग, एक वर्गीकरण है, सूक्ष्म उद्योगों का है, लघु उद्योगों का है और मध्यम उद्योगों का है। जो विनिर्माण उद्योग हैं, इस विनिर्माण उद्योग में अगर निवेश का स्तर, ठीक है ना, निवेश का स्तर अगर 25 लाख रुपए तक है तो ऐसे उद्योग, ऐसे विनिर्माण उद्योग सूक्ष्म उद्योग कहलाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा भैया। कह रहा है कि 25 लाख रुपए तक अगर इन्वेस्टमेंट किया गया है, ठीक है ना, विनिर्माण उद्योगों में, तो ऐसे जो है उद्योग सूक्ष्म विनिर्माण उद्योग कहलाएंगे। अगर वही निवेश का स्तर 25 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है तो ऐसे जो विनिर्माण उद्योग होंगे लघु उद्योग कहलाएंगे। फिर कहा गया कि अगर 5 करोड़ से 10 करोड़ तक अगर इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है ना, तो ऐसे विनिर्माण जो उद्योग होंगे उनको मध्यम उद्योग कहा जाएगा।
ठीक है ना, मीडियम इंटरप्राइजेस कहा जाएगा, मध्यम उद्योग कहा जाएगा। फिर सेवा क्षेत्र के लिए, सेवा क्षेत्र के उद्योगों के लिए अलग परिभाषा की गई इस अधिनियम के अकॉर्डिंग। 2006 का जो एमएसएमई अधिनियम लाया गया था, तो इसमें क्या कहा गया कि जो सूक्ष्म उद्योग होंगे सेवा क्षेत्र के, उनको जो है कम से कम 10 लाख रुपया तक उनका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। फिर 10 लाख रुपया से 2 करोड़ रुपया तक उनका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ऐसे जो उद्योग होंगे वो लघु उद्योग होंगे। फिर कहा गया कि जो सेवा क्षेत्र के मध्यम उद्योग होंगे, उनका जो इन्वेस्टमेंट, उनका जो निवेश होना चाहिए वह 2 करोड़ से 5 करोड़ तक होना चाहिए। ये तो खैर पहले की परिभाषा 2006 के अकॉर्डिंग थी, ठीक ना। इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन जो अब क्वेश्चन जो पूछेगा, अब क्वेश्चन पूछने का जो नेचर होगा वो अलग होगा, ठीक है ना। कैसा होगा अब सुनना जरा, ऐसा होगा, ठीक। तो एमएसएमई जो विकास अधिनियम 2006 था उसी में संशोधन किया गया, तो इसी में संशोधन किया गया और इसमें 2020 में, जून 2020 में इसमें संशोधन करके इसकी नई परिभाषा बनाई गई और खैर 1 जुलाई 2020 से इसको लागू कर दिया जाता है, इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। इसका जो वर्गीकरण है, कैसा वर्गीकरण किया गया है, तो आप देख रहे होंगे स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि विनिर्माण और सेवा उद्योगों को एक ही रूप में रखा गया है और कहा गया कि चाहे वो विनिर्माण उद्योग हो या सेवा उद्यम हो, जो भी हो, अगर सूक्ष्म उद्यम उनको तभी कहा जाएगा, चाहे वो विनिर्माण उद्यम हो या सेवा उद्यम, चाहे जो हो उनको सूक्ष्म उद्यम तभी कहा जाएगा जब उनका निवेश 1 करोड़ रुपया तक हो, जब उनका निवेश 1 करोड़ रुपया तक हो और उनका जो टर्नओवर है वह 5 करोड़ रुपया तक हो। इसको आप नोट डाउन जरूर करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछेगा अब यहीं से 2-3 बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा वह ऐसा ही होगा कि एमएसएमई विकास अधिनियम 2006 में जो संशोधन किया गया, तो नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उद्योगों की क्या परिभाषा है या सूक्ष्म उद्योग के दायरे में कहां तक आते हैं, ठीक है ना, सूक्ष्म उद्योग कहां किस दायरे में आते हैं। तो जो निवेश का स्तर होगा कुल मिला जुलाकर वह 1 करोड़ तक होगा और जो टर्नओवर होगा वह 5 करोड़ तक होगा। ऐसे जो उद्योग होंगे वह सूक्ष्म, चाहे वो विनिर्माण उद्योग आप कहें या सेवा उद्योग कहें, वो दोनों उद्योग होंगे, दोनों उद्यम होंगे, ठीक है ना। फिर लघु उद्यम क्या है? लघु उद्यम, इसमें जो निवेश का स्तर होता है वह 10 करोड़ होता है, 10 करोड़ होता है, लेकिन टर्नओवर जो होगा वह 5 करोड़ 50 करोड़ तक होगा, ठीक है ना। निवेश का स्तर 10 करोड़ तक होगा लेकिन टर्नओवर अगर 50 करोड़ तक हो, ऐसे उद्यम लघु उद्यम कहलाएंगे, चाहे वो विनिर्माण के उद्यम हो या सेवा क्षेत्र के उद्यम हो, ठीक। फिर मध्यम उद्यम सवाल है कि कौन सा होगा, तो इनका जो निवेश का स्तर है यह 50 करोड़ तक हो, निवेश का स्तर 50 करोड़ तक हो और टर्नओवर इनका जो है वह 250 करोड़ तक हो। ऐसे जो उद्यम होंगे, चाहे वो विनिर्माण उद्यम हो, सेवा उद्यम हो, ऐसे उद्यमों को मध्यम उद्यम कहा जाता है, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कि आई होप आपको अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहां से आप कोरिलेट करके आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक ना। ऐसे आप जाएं तो आसानी से याद इसको कर सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। आते हैं नेक्स्ट। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब लाई गई थी? तो 1948 में लाई गई थी। वर्ष 1948 में स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति लाई गई थी। भारत में औद्योगिक विकास हेतु संयुक्त क्षेत्र का विचार रखा गया। तो 1956 की जो औद्योगिक नीति लाई गई थी, इसी के तहत पहली बार, ठीक है ना, संयुक्त क्षेत्र का विचार रखा गया था। फिर आते हैं नेक्स्ट। उन उद्योगों की संख्या जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता होती है घटकर रह गई है। तो वर्तमान में 4 रह गई है। जैसे आपको खतरनाक रसायन, इनका अगर उद्योग आपको स्टेब्लिश करना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा। फिर अगर विस्फोटक, कोई विस्फोटक पदार्थ वाले, इनका अगर उद्यम आपको स्थापित करना है तो जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे इलेक्ट्रॉनिक या फिर एरोस्पेस के हैं, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस के जो उद्यम हैं उनको भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। फिर इसके अलावा चाहे वो मादक पदार्थ वाले हों या फिर शराब का तो नाम सुना होगा, ठीक ना, शराब उद्यम हो, ठीक ना, तंबाकू उद्यम, ये सब सारे एक ही में आ जाएंगे। तो ये जो 4 उद्यम हैं इनके लिए लाइसेंस जरूरी है, लाइसेंस की मांग की जाती है, ठीक ना। यही 4 उद्योग लाइसेंस के लिए जरूरी हैं, ठीक ना। तो इनकी यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता होती है। अब उन उद्योगों की संख्या घट करके 4 हो गई है। तो ये जो है खतरनाक रसायन उद्योग होते हैं
या विस्फोटक पदार्थ वाले उद्योग होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एयर स्पेस वाले उद्योग होते हैं, या जो मादक पेय पदार्थ अथवा शराब या फिर तंबाकू उद्यम होते हैं उनको शामिल किया गया है। ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, इसको जो है ग्लोबलाइजेशन भी कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन भी कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन, या इसको हम वैश्वीकरण भी कह सकते हैं, वैश्वीकरण भी कह सकते हैं। तो वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण तो सुनना जरा, ये एक्चुअली 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार थी, तो उतने समय ही नई आर्थिक नीति लाई गई थी, न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। ठीक है ना। तो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी में ही एलपीजी का कॉन्सेप्ट रखा गया था, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो निजीकरण और आपका प्राइवेटाइजेशन, जो उदारीकरण है, यल मतलब कि लिबरलाइजेशन, ठीक है ना, उदारीकरण जिसे कहते हैं, और प्राइवेटाइजेशन जिसे निजीकरण कहते हैं, और भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण जिसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो इसका एलपीजी मॉडल का कॉन्सेप्ट लाया गया था। जो उदारीकरण है, उदारीकरण मतलब कि पहले जो उद्योगों को स्थापित करने के लिए लाइसेंस के लिए बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ता था। ठीक ना, उद्योग स्टेब्लिश नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि लाइसेंस को प्राप्त करने में बड़ी समस्याएं क्रिएट होती थी। ऐसे में उदारीकरण सीधा सा अर्थ है कि लाइसेंसों में चीजों को उदार कर देना। ठीक ना, लाइसेंस के मामले में जब सरकार उदार हो गई, उसी को उदारीकरण कहा गया। निजीकरण क्या है, जो सरकारी उद्यम होते हैं, इन सरकारी उद्यम में जब प्राइवेट प्लेयर आकर उनको हस्तांतरित करता है, उसको रेगुलेट करता है, या फिर उस पर अपनी पूर्ण अधिकार कर लेता है या आंशिक अधिकार कर लेता है, उसी को निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। आपने सुना होगा कि एलआईसी का 5% प्राइवेटाइजेशन हो गया। आपने यह भी सुना होगा कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण हो रहा है। ठीक है ना। तो जो सार्वजनिक उद्यम है, सार्वजनिक उद्यम को जब हम निजी हाथों में सौंप देते हैं, या उनका जो है पूर्ण या आंशिक रूप से उनका अधिग्रहण निजी हाथों में चला जाता है, इसी को प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण क्या होता है, जब एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ दी जाए, जब अपने देश का आयात दूसरे देश को आयात, अपने देश का जो है प्रोडक्ट दूसरे देश को निर्यात किया जाए। ठीक है ना, जब दूसरे देश का प्रोडक्ट अपने देश में आयात किया जाए, जब अपने देश की संस्कृति, शिक्षा या तकनीकियां दूसरे देश को हस्तांतरित, या दूसरे देश की शिक्षा, तकनीकी, ठीक ना, नवाचार, ये सब सारी चीजें अपने देश में लाई जाएं, तो इसी को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। कुल मिला जुलाकर जब एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ाव रखती है, तो उसी को वैश्वीकरण कहा जाता है। इससे कई लाभ मिलते हैं, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। ठीक ना, इससे आपका जो नवाचार है उसको बढ़ावा मिलता है, प्रतियोगिता को इससे बढ़ावा मिलता है। ठीक ना, तो इससे एफडीआई को भी बढ़ावा मिलता है। ठीक ठाक, ठीक है। ये सब सारी चीजें आप वैश्वीकरण से कोरिलेट करते हैं। खैर, एक बार यह क्वेश्चन पूछा गया कि उदारीकरण का, भारत में उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। अग्रदूत, भारत में उदारीकरण का अग्रदूत, तो वह मनमोहन सिंह को कहा जाता है। मनमोहन सिंह एक्चुअली इतने ही समय 1991 में, ये आप डेट याद रखिएगा कि 1991 में जब आर्थिक नीति लाई गई थी, तो पीवी नरसिम्हा राव पीएम थे, लेकिन जो वित्त मंत्री थे वह मनमोहन सिंह थे, और मनमोहन सिंह एक बेहतर इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक ना, तो उन्हीं के प्रयासों से ये लाई गई थी, तो इसी के कारण भारत में उदारीकरण का अग्रदूत मनमोहन सिंह को कहा जाता है। इतना सारा हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्या है कि भारत में उद्यमों हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार क्या है। तो उद्योग अधिनियम 1951 ये लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार है। कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है यमुनानगर। यमुनानगर कहाँ है, हरियाणा में है, हरियाणा में है। ये यमुनानगर प्रसिद्ध है। ठीक है ना, कागज विनिर्माण उद्योग के लिए। गुवाहाटी असम में है, बल्लारपुर ये महाराष्ट्र में है, इसको आप जानते हैं। ठीक ना, तो ये सब सारी चीजें हो गई। आते हैं नेक्स्ट, भारत में मिल निर्माण कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त करता है। गुजरात है, ये तो गुजरात काफी आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना, सुमेलित आपको करना है, तो सुमेलित, ये जो पर्ल फिशिंग है यह सुमेलित है तूतीकोरिन से। ठीक ना, तूतीकोरिन कहाँ है, तो यह तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है ना, ऑटोमोबाइल्स ये इंडस्ट्री जो है, इसका जो औद्योगिक केंद्र है यह पुणे में है। फिर पोत जो निर्माण है, ठीक ना, इसका औद्योगिक केंद्र जो है वह मुर्मुगांव में है। मुर्मुगांव कहाँ है, तो मुर्मुगांव आपका गोवा में है, गोवा में है, इसको याद रखना है। पुणे कहाँ है, तो पुणे महाराष्ट्र में है, पुणे महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। ठीक ना, इंजीनियरिंग सामान पिंजौर में है, पिंजौर, पिंजौर कहाँ पड़ेगा, हरियाणा में पड़ेगा, हरियाणा में। ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है।
तो ये सारी चीजें हमने देख लिया। फिर आते हैं, देखिए जो फैक्ट है उस फैक्ट को डिस्कस तो करना पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि फैक्ट से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिला जुलाकर मेरा यही कहना है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इकोनॉमी का जो सेगमेंट होता है वो दो तरीकों से होता है, एक स्टैटिक इकोनॉमी, एक डायनेमिक इकोनॉमी। मैंने जो क्वेश्चन उठाया हुआ है वह स्टैटिक इकोनॉमी से ज्यादा क्वेश्चन उठाया हुआ है, और डायनेमिक क्वेश्चन मैं वही उठाया हूं जो आगे आने की प्रासंगिकता उसकी बनी रहती है, ठीक ना। तो उनको हमने दोनों को ले लिया है ताकि कोई भी चीजें छूट ना पाए आपकी। आते हैं नेक्स्ट, कह रहा है कि निजीकरण की सर्वाधिक सर्वांगीण और परिपूर्ण रीति है निजी क्षेत्र को स्वामित्व और प्रबंधन का हस्तांतरण। ये इसकी जो है आपकी रीति है, ठीक ना। राउरकेला, राउरकेला, राउरकेला कहां है? उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, ठीक ना, राउरकेला। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई, यह जर्मनी के सहयोग से हुई थी। आपको यह भी मैं बताते चलूं कि जो राउरकेला है, ठीक ना, राउरकेला, ये देखिए नीचे दिया गया है, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, ठीक ना। तो तीन आपको उद्योग याद रखने हैं, एक राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है, एक जो है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, एक और इस्पात संयंत्र है दुर्गापुर, एक और भिलाई। तो भिलाई जो है, ठीक ना, भिलाई ये रूस के सहयोग से इस्टेब्लिश हुआ था या सोवियत संघ के सहयोग से, और जो दुर्गापुर है यह ब्रिटेन के सहयोग से इस्टेब्लिश हुआ। राउरकेला ये जर्मनी के सहयोग से। मेरा ये कहने का अर्थ है कि ये जो राउरकेला है, दुर्गापुर है और भिलाई है, ये तीनों जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना से रिलेट करते हैं। सेकंड पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब लाई गई थी? 1956 से 1961 के बीच। 1961, चूंकि देखिए यहां पर द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो उद्देश्य रखा गया था वह उद्देश्य भारी भरकम उद्योगों की स्थापना या उसको प्राथमिकता देना, यह जो है उसका उद्देश्य रखा गया था, ठीक ना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत ये उद्योग स्टैब्लिश किए गए। चूंकि द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी वह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, और पीसी महालनोबिस मॉडल जो पीसी महालनोबिस थे वह उद्योगों के पक्ष में ज्यादा रहते थे, इसीलिए ये उद्योग जो है बड़े पैमाने पर स्टैब्लिश किए गए। फिर कह रहा है कि सुमेलित कीजिए, राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है किसके सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से। भिलाई जो है वह सोवियत संघ या रूस के सहयोग से। फिर दुर्गापुर यह जो है यूके या ब्रिटेन ऑप्शन में दिया रहेगा, जो भी उसके सहयोग से। बोकारो जो है यह यूएसएसआर, ठीक ना, या फिर कहें हम कि आपका रूस के सहयोग से। इतना आपको याद रखना है। फिर ये क्या है? सही सुमेलित करना है, तो यही मैंने बताया कि भिलाई जो है यह छत्तीसगढ़ में है, ठीक ना। देखिए किसी की जब आप भलाई कर देते हैं तो 36 का आंकड़ा भी कभी कभी हो जाता है, तो इसको कभी आप कंफ्यूज होइएगा तो इसको आप ट्रिक बैठा लीजिएगा, ठीक ना। कभी कभी आप किसी की भलाई कर देते हैं, भिलाई से भलाई ले लीजिएगा, ठीक ना। तो ऐसे में 36 का आंकड़ा भी हो जाता है, तो भिलाई जो है वह छत्तीसगढ़ में है, ठीक ना। फिर बोकारो कहाँ है? बोकारो झारखंड में है, ठीक। दुर्गापुर कहाँ है? तो यह पश्चिम बंगाल में है, इतना भी हुआ। राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक ना। अभी अभी हमने देखा कि भाई किसके सहयोग से स्टैब्लिश किया गया और ये कहां पे है? भारतीय हीरा संस्थान स्थापित किया गया था, ये सूरत में है। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में। इतना हुआ। आते हैं नेक्स्ट, सार्वजनिक प्रतिष्ठान है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भोपाल में, फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में, एल्कलाइड फैक्ट्री नीमच। ये आपको याद रखना है कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है वो भोपाल में है, फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये जबलपुर में है, एल्कलाइड फैक्ट्री यह नीमच में है, ठीक ना। बीएसएनएल की स्थापना वर्ष 2000 में हुई, तो ये आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि सुमेलित करना है, एक स्थान और एक औद्योगिक केंद्र है, ठीक ना, उसी को सुमेलित करना है। तो विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, यहां पर पोत निर्माण का औद्योगिक केंद्र है, ठीक ना। मूरी जो झारखंड में है एल्युमिनियम का है। गुड़गांव में जो हरियाणा में है, ठीक ना, यहां पे मोटर गाड़ियां। फिर पनकी उत्तर प्रदेश में जो है यह उर्वरक के लिए है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट, केंद्र और उद्योग, इसको कोरिलेट करना है। एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक्चुअली ये यूपी स्पेशल में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, यूपी स्पेशल में, ठीक है ना। तो यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको आपको ध्यान देना चाहिए। आंवला नामक जो केंद्र है यह उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
यह रबर के लिए है, बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए है और कानपुर जो है यह विस्फोटक पदार्थों के लिए है। इतना आप याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट भी है, सुमेलित ही करना है। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ये बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी स्पेशल में कि कहाँ बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, वह लखनऊ में है, ठीक ना। ट्रोनिका सिटी, ट्रोनिका सिटी जो है यह है गाजियाबाद में है, जिला गाजियाबाद, एक मूवी भी आई थी, ठीक ना। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद। प्लास्टिक सिटी कहाँ है? तो प्लास्टिक सिटी आपका कानपुर में है। फिर लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो खैर सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको एक एक करके पढ़ना ही पड़ेगा। उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की सिफारिश की थी। मैं आपको बताऊं कि देखिए लघु क्षेत्र, अब यहां देखिए स्पेशल पोर्ट लिया, जैसे जब हमने लघु क्षेत्र से संबंधित समितियों को बताया, चाहे वो करबे समिति हो, चाहे वो जो है नायक समिति हो, फिर आबिद हुसैन समिति हो, या फिर एस कोहली समिति हो, हमने उसको लेकर बताया। लेकिन यहां से स्पेशल एक समिति को लेकर पूछ लिया, कह रहा है कि जो लघु क्षेत्र है, लघु क्षेत्र के लिए जो वस्तुओं का आरक्षण ये समाप्त करने की बात किस सिफारिश ने या किस समिति ने सिफारिश की थी? तो आबिद हुसैन समिति, आबिद हुसैन समिति। यह आबिद हुसैन समिति 1995 में स्टैब्लिश की गई, इतना आपको याद रखना है, ठीक ना। फिर मेक इन इंडिया कार्यक्रम, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो लोगो अभी हमने बताया कि मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है यह जो है आपका 25 सितंबर, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को इसको जो है लाया गया इस कार्यक्रम को। और इसका जो उद्देश्य है, सॉरी, इसका जो एक प्रकार से लोगो है वह शेर है, ठीक ना। मेक इन इंडिया 25 सितंबर, मेक इन इंडिया शायद 25 सितंबर नहीं है, एक बार इसको डेट आप देख लीजिएगा, ठीक ना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसको सुनना जरा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा जो योजना है यह 8 अप्रैल 2015 को लाई गई थी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है ना। तो खैर मेक इन इंडिया आपका सही है, ठीक है ना। 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई थी। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था कि एफडीआई को बढ़ावा देना था, विनिर्माण उद्योग को स्टैब्लिश करना था, निवेश को बढ़ावा देना था, ठीक है ना। ये सब सारी चीजें जो है आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मेक इन इंडिया का प्रमुख उद्देश्य था। और 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई, लोगो उसका शेर था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू की जाती है। और मुद्रा मतलब कि जायज है कि जो लघु, जो छोटे और सूक्ष्म उद्योग हैं उन्हीं को वित्त पोषित करना था, ठीक ना। क्योंकि देखिए भारत में जब कोई भी उद्योग शुरुआत होती है तो सूक्ष्म या लघु उद्योग होते हैं, छोटे उद्योग होते हैं, तो उनको जायज है कि वित्त पोषण तो करना पड़ेगा शुरू में ना, शुरू में वित्त पोषण करना पड़ेगा तभी वो स्टार्ट हो सकते हैं। तो वित्त पोषण कौन करेगा? बैंक करेगी। तो एक प्रकार का ही बैंक था, ठीक है ना। प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक भी इसको कह सकते हैं या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी कह सकते हैं। 8 अप्रैल 2015 को इसको शुरू किया गया था ताकि जो लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना या वित्तीय समावेशन करना। इसके तहत 10 लाख रुपया तक मैक्सिमम ऋण दिया जा सकता है, 10 लाख रुपया तक, ठीक है ना। वैसे ये 50,000 से स्टार्ट हो जाता है, 50,000 से स्टार्ट हो जाता है। इसमें 3 प्रकार से ऋण दिए जाते हैं। जैसे शिशु ऋण एक कहलाता है, एक शिशु ऋण कहलाता है जिसमें 50,000 तक ऋण दिए जाते हैं। और एक किशोर ऋण कहलाता है, किशोर ऋण, इसमें 50,000 से लेकर 5 लाख तक ऋण दिए जाते हैं किशोर ऋण में। एक तरुण ऋण होता है, तरुण ऋण जिसे कहते हैं। तरुण ऋण में क्या है कि 5 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक ऋण दिया जाता है। तो एक खैर आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हुआ, ठीक ना। तो हमने इसको एक प्रकार से डिटेल से ही डिस्कस कर दिया कि क्या कुछ है इसका अपना कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। फिर राष्ट्रीय नवीकरणीय फंड, ये राष्ट्रीय नवीकरणीय फंड क्या था कि 1992 में इसको स्टैब्लिश किया गया, 1992 में, ठीक है ना। 1992 में इसको स्थापित किया जाता है। और सामाजिक जो सुरक्षा है, जैसे कोई भी कंपनी में कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो सामाजिक सुरक्षा उसको चाहिए ना, उसके शिक्षा को लेकर, उसके स्वास्थ्य को लेकर, तो उसी के लिए ये स्टैब्लिश किया गया था ये राष्ट्रीय नवीकरणीय फंड 1992 में सामाजिक सुरक्षा हेतु। नेक्स्ट, फिर मिलान करना है, नगर दिया है और उद्योग दिया है। तो जो कोयम्बटूर है यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। राउरकेला है, राउरकेला अभी हमने बताया कि लौह इस्पात संयंत्र। कपूरथला रेल डिब्बा के लिए, कपूरथला तो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। बरौनी, यह जो है बरौनी आपका तेल शोधन कारखाना है, ठीक ना। फिर हजीराबाद उर्वरक कारखाना आधारित है प्राकृतिक गैस से,
या प्राकृतिक गैस पर आधारित है हजीराबाद उर्वरक कारखाना। ठीक है भैया। कच्छ की खाड़ी में स्थित है कांडला। कांडला एक प्रकार का बंदरगाह है, ठीक है ना। यहां पर निर्यात बड़े पैमाने पर कांडला से किया जाता है, तो निर्यात संस्करण के क्षेत्र के लिए यह प्रसिद्ध है। फिर सुमेलित करना है कि सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। फिर कजरहट ये चुनार में है, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, चुनार में उत्तर प्रदेश, इस सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। कोयाली बड़ोदरा गुजरात ये तेल के लिए प्रसिद्ध है। तो फिर आणंद गुजरात ये दूध के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। इतना खैर हमने डिस्कस किया। आते हैं नेक्स्ट। फिर क्या है, कह रहा है कि नायक समिति का संबंध किससे है, तो लघु उद्योगों से है। हमने यह बताया कि करबे समिति स्थापित की गई थी, फिर हमने बताया कि नायक समिति स्थापित की गई थी। तो नायक समिति जो स्थापित की गई थी, यह नायक समिति 1991 में स्थापित की गई थी। इससे पहले खैर लघु उद्योगों के लिए करबे समिति स्थापित की गई थी, ठीक है ना। और यह करबे समिति 1955 में स्थापित की गई थी। इसके बाद ही नायक समिति आती है, और नायक समिति के बाद फिर 1995 में आबिद हुसैन समिति आ जाती है। आबिद हुसैन समिति आ जाती है, और आबिद हुसैन समिति के बाद एस कोहली समिति आती है वर्ष 2000 में। इसको आपको पूरा याद रखना है, एस कोहली समिति, ठीक है ना। विराट कोहली का नाम याद रखिएगा, एस कोहली समिति। तो ये आपको रिलेट कर सकते हैं। देखिए मैं बताया कि एक बार इसको जो है सेटिंग अरेंजमेंट करके पूछ लिया कि कालक्रम को लेकर, ठीक ना। और फिर आबिद हुसैन समिति को लेकर पूछा कि भाई उसमें जो है वस्तुओं के आरक्षण को जो है समाप्त करने की बात की गई। फिर क्वेश्चन पूछा कि नायक समिति का संबंध किससे है, तो लघु उद्योगों से। तो आप एक बार डिटेल से पढ़ लेंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। क्रिसिल एक वैश्विक क्रेडिट एजेंसी है, ठीक है ना, वैश्विक क्रेडिट एजेंसी है। यह मैं बताते चलूं आपको कि कंपनी की साख की स्थिति को दर्शाता है, ठीक ना। तो वैश्विक क्रेडिट एजेंसी है जो अर्थव्यवस्था के साथ साथ मूल्यांकन करता है। तो एक प्रकार की वैश्विक क्रेडिट एजेंसी है जो कंपनियों की साख की स्थिति को प्रेजेंट करता है, ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग, लघु स्तर का उद्योग है हथकरघा उद्योग। हथकरघा उद्योग काफी इंपॉर्टेंट उद्योग है, ठीक है ना। आपको मैं बताऊं कि हथकरघा उद्योग की सबसे ज्यादा अगर संख्या देखी जाए, सबसे ज्यादा संख्या शेयर अगर देखा जाए, शेयर, तो वह आपका पश्चिम बंगाल में है सबसे ज्यादा शेयर। फिर उसके बाद यूपी में है, ठीक है ना। हथकरघा उद्योग में काफी ज्यादा लोग इन्वॉल्व भी रहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जब लाई गई थी, उसके बाद हथकरघा उद्योग की प्रासंगिकता अपने आप तेजी से बढ़ जाती है। श्रम गहन उद्योग वह है जहां अधिक श्रमिक को रखा जाता है। श्रम गहन, जहां पर देखिए कुशलता की कमी होगी, जागरूकता की, तकनीकी शिक्षा की कमी होगी, वहां पर श्रम गहन उद्योग के रूप में अधिक श्रमिक वहां पर कार्य करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है कि भारत के जिस उद्योग में अधिकतम श्रमिक लगे हुए हैं वो कपड़ा उद्योग है। कृषि उद्योग, देखिए कृषि क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा श्रमिक लगे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद बारी आती है कपड़ा उद्योग की, सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में, फिर उसके बाद कपड़ा उद्योग में। कृषि क्षेत्र के बाद भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है कपड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग, ठीक है ना भैया। फिर भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय या कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वो अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल सही बात है, अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं, सो उनको प्रोत्साहित तो किया ही जाना चाहिए, ठीक ना। आते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है, फिर वही मिलान करना है, सुमेलित करना है। मैं आपको बताऊं कि सुमेलित जो करने वाला है काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन आपको बार बार अगर पढ़ते हैं, आप बार बार वीडियो मुझे लगता है कि देखते हैं तो चीजें दिमाग में चलती हैं और आसानी से हो जाती हैं, ठीक ना। कटनी ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सूरत यह जो है आपका सूती वस्त्र उद्योग के लिए। चुर्क ये जो है सीमेंट उद्योग, और इसके अलावा ध्रुव जो रिएक्टर है यह कलपक्कम में, ठीक ना, कलपक्कम। आते हैं नेक्स्ट। फिर जो मिलान करने के लिए बता रहा है कि उद्योग और उत्पादक केंद्र, ठीक ना। तो जूट उद्योगों का सामान यह टीटागढ़ में है। फिर रेशम वस्त्र जो है यह बेंगलुरु। ऊनी वस्त्र लुधियाना से ही ऊन का कपड़ा लोग मंगाते हैं ठंडियों में। ऊनी जो कालीन है यह भदोही अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। संत रविदास नगर शायद इसका नाम हो गया है, ठीक है ना। तो इतना आपको याद रखना है। रेनकूट स्थित एल्युमिनियम की फैक्ट्री, रेनकूट स्थित एल्युमिनियम की फैक्ट्री हिंडाल्को का वहां स्थित होने का मूल कारण क्या है?
बिजली की प्रचुर प्रचुर आपूर्ति। देखिए जो भी एक प्रकार से एल्युमिनियम फैक्ट्री होगी वहां तो विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए ना, तो विद्युत आपूर्ति वहां पे ज्यादा है, सो जो है वहां इसके लिए अच्छा है कि वह स्टेब्लिश हो। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में से पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा सबसे अच्छी आदर्श दशाएं वो गुजरात में पाई जाती हैं। कथन और कारण आपको देना है। कह रहा है कि तटीय गुजरात को औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है। तटीय गुजरात को औद्योगिक कार्यशाला कहा जाता है, ठीक ना। देखिए यहां पर विद्युत भी आसानी से प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना, एनवायरमेंट भी बेहतर होता है, ठीक है। तो इसके अलावा जो आयात का स्तर निर्यात किया जाना चाहिए, आसानी से निर्यात भी हो जाता है, इंफ्रा भी बेहतर तरीके से डेवलप है। तो कुल मिलाजुलाकर जो तटीय गुजरात है यहां पर औद्योगिक कार्यशाला इसको कहा जाता है। इसमें कपड़ा एवं वस्त्र, औषधियों एवं पेट्रो रसायन की बहुत सी औद्योगिक इकाइयां पाई जाती हैं, ठीक ना। तो ये एक प्रकार से दोनों कथन और कारण दोनों सही है और इसको फुलफिल भी कर रहा है कथन, ठीक ना। आते हैं नेक्स्ट, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का क्या अर्थ है। तो नीति निर्माण में भागीदारी, जैसे आप अब यहां पे पॉलिटी, देखिए पॉलिटी वाला क्वेश्चन एक प्रकार से इंक्लूड कर दिया है, क्योंकि जब आप डीपीएसपी पढ़ेंगे, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी से कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो उसमें एक एक्चुअली अनुच्छेद है, अनुच्छेद 43A 43A, और इस 43A में 43A देखिए 42वां संविधान संशोधन, आप सुने होंगे, पॉलिटी में पढ़े होंगे, 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक ना। तो 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत एक आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 43A, और उसी में प्रावधान किया गया कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि श्रमिकों की भागीदारी वह जो है कारखानों में, या श्रमिकों की जो है कारखानों या उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी को राज्य सुनिश्चित करेगा, यह राज्य का अपना कर्तव्य होगा। डीपीएसपी में यह प्रावधान किया गया था, ठीक ना। तो वही नीति निर्माण में भागीदारी, ये डीपीएसपी से क्वेश्चन था, पॉलिटी से रिलेट करता। नेपा नगर जाना जाता है कागजी अखबार के लिए, तो ये पहले हमने डिस्कस कर दिया, एमपी में है। देवास प्रसिद्ध है, तो करेंसी नोट यहाँ पे छपाई होती है, इसलिए देवास प्रसिद्ध है। किसी उद्योग के रूप, स्वरूप और आकार को निर्धारित करते हैं कौन, पूंजी निवेश निर्धारित करता है। देखिए कोई भी उद्योग होगा तो इसका स्वरूप क्या होगा, आकार क्या होगा, जायज है कि वहां पर कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है पूंजी का, तो ए आधार एक प्रकार से निर्धारित करेगा। व्यवसाय आवर्त, ए बिजली की खपत, ए भी निर्धारित, तो सारी चीजें निर्धारित करेंगी। नेक्स्ट क्या है, विनिर्माण उद्योगों की स्थापना और वर्ष या स्थान, इससे आपको कोरिलेट करना है। प्रथम सूती मिल की स्थापना, ए जो है 1854 बंबई के पास, ठीक ना। बंबई कहाँ, मुंबई में, महाराष्ट्र में। प्रथम मशीन निर्मित कागज का विनिर्माण, यह 1832 में, दिसरा ये पश्चिम बंगाल है। फिर प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना 1904 में मद्रास के पास, मद्रास तमिलनाडु में। तो इतना आपको याद रखना है इसमें मिलाने के लिए। फिर कह रहा है कि अक्टूबर 2020 में औद्योगिक उपभोक्ता सूचकांक का आधार वर्ष हो गया, तो 2011-12 पहले था, अब जो है वो 2016 हो गया, तो 2016 हो गया औद्योगिक उपभोक्ता सूचकांक, इसको आपको याद रखना है। फिर कह रहा है कि कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। कथन कह रहा है कि भारतवर्ष में विनिवेश अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया का एक समाहित अंग है। देखिए ये जो विनिवेश है, नई आर्थिक नीति जब लाई गई थी, एलपीजी जब मॉडल लाया गया था, तो उसके बाद जस्ट जो है विनिवेश को भी एक्सेप्ट कर लिया गया। विनिवेश क्या होता है, जैसे कोई सार्वजनिक उद्यम है, सार्वजनिक उद्यम, और यह सार्वजनिक उद्यम मान लीजिए कि जो है काफी यह हाँस के पायदान पे चले जाते हैं, या फिर जो है जर्जर हो गए हैं, बंद होने के कगार पर हैं, ठीक ना। ये जो लाभांश वगैरह होना चाहिए, जो लाभ होना चाहिए, इससे नहीं हो पा रहा है, डूबने के कगार पर है सार्वजनिक उद्यम। तो इसको क्या है कि जब हम प्राइवेट प्लेयर के हाथ में बेच देते हैं, ठीक है ना, तो उससे जो धन प्राप्त होता है वही विनिवेश कहलाता है, विनिवेश। तो कुल मिला जुलाकर ये कह रहा है कि भारत में विनिवेश अर्थव्यवस्था के उदारीकरण की प्रक्रिया का एक समाहित अंग है। तो बिल्कुल बात सही है, समाहित अंग है। फिर कह रहा है कि कारण, क्योंकि इससे प्राप्त आय को राजस्व द्वारा घोषित नीति के अनुसार उपयोग में लाया जा सकता है। तो बात तो सही है,
बात तो सही है कि इससे प्राप्त जो राजस्व है वह राज्य के द्वारा कोई उपयोग अच्छा या फिर नीतिगत उपयोग के लिए लाया जा सकता है, लेकिन क्या इसी के कारण जो है अर्थव्यवस्था में समाहित किया गया? नहीं। इसी के कारण अगर अर्थव्यवस्था में समाहित किया गया होता सो इसका कारण फुलफिल करता, एक कारण फुलफिल नहीं कर रहा है। इसलिए दोनों कथन तो सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक ना भैया, व्याख्या नहीं कर रहा है, ये आपको याद रखना है। मई 2022 में स्थिति के अनुसार, मई 2022 तक की स्थिति के अनुसार देश में महारत्नों की कुल संख्या, देखिए नवरत्न कंपनियां होती हैं, महारत्न कंपनियां होती हैं, तो जो महारत्न कंपनियां हैं इतने समय टोटल 11 महारत्न, और 11वां जो महारत्न कंपनी है वह जो है पावर फाइनेंस कारपोरेशन है, पीएफसी, ठीक ना, पावर फाइनेंस कारपोरेशन, ये 11वीं है। तो 13 इतने समय 9 रत्न कंपनियां हैं और 11 जो है महारत्न कंपनियां हैं। तो 11वें सवाल है कि 11वें महारत्न कंपनी का नाम क्या है? तो पावर पीएफसी इसको कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पावर फाइनेंस कारपोरेशन। ये क्या है? हाल, HAL संबंधित है, वायुयानों के उत्पादन से संबंधित है, तो काफी ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है। ठीक ना। नवरत्न का विचार संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यमों से, सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम होते हैं। ठीक ना। फिर आते हैं केंद्र सरकार के द्वारा भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी 1 उद्योग को वित्तीय स्वायत्तता दी गई अधिकतम 500 करोड़ तक। ठीक है ना। देखिए अब क्या होता है कि लघु उद्यम, इसमें भी जो नवरत्न कंपनियां होती हैं, महारत्न होती हैं, उससे भी नीचे लघु उद्यम होते हैं। ठीक है ना। तो उनको जो है अधिकतम 500 करोड़ रुपए तक की एक प्रकार से स्वायत्तता की छूट दी गई है। ये आपका लघु रत्न की प्रथम श्रेणी के जो आते हैं, एक द्वितीय श्रेणी की भी हो जाएगी, एक प्रथम श्रेणी, तो प्रथम श्रेणी के लिए इतना है। अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण बोर्ड की स्थापना की गई थी, तो प्रथम योजना, ये आपको याद रखना, प्रथम योजना में इसकी स्थापना की गई थी। मीरा सेठ, एक काफी ज्यादा, मीरा सेठ एक्चुअली हथकरघा उद्योग से संबंधित समिति गठित की गई थी, मीरा उद्योग समिति। 1997 में इसने अपनी रिपोर्ट जो है सौंपी थी कपड़ा मंत्रालय को सौंपी थी और बताया कि भाई जो कपड़ा या हथकरघा उद्योग है उसमें जो निवेश का स्तर उसको बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि कृषि के बाद जो स्तर है रोजगार का वो सबसे ज्यादा हथकरघा उद्योग में है। तो मीरा सेठ समिति हथकरघा उद्योग से संबंधित है। सत्यम समिति फिर ये जो है वस्त्र नीति से संबंधित है, इसको भी आपको याद रखना है। असंगठित सेक्टर में उद्योग के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष थे कौन? अर्जुन सेन गुप्ता। ठीक ना भैया। भारत के राज्यों में राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से जिनके विकास के लिए सहायता दी है वे हैं मध्यम और छोटे पैमाने के उद्योग। ठीक है। वर्तमान विश्व में कपड़ा निर्यात में भारत का स्थान चौथा है, दूसरा स्थान है, सेकंड, दूसरा स्थान है भारत का कपड़ा निर्यात में। फिर आपको सम्मिलित करना है कि रिलायंस, इसके प्रमुख कौन है? तो मुकेश अंबानी हैं, एयरटेल के सुनील भारती मित्तल हैं, नैनोकार रतन टाटा, विप्रो अजीत प्रेम जी। ठीक ना। आते हैं नेक्स्ट। फिर 8 उद्योग जो कोर उद्योग कहलाते हैं, मूल उद्योग, इन्हों कोर इंडस्ट्री कहा जाता है, का दर्जा प्राप्त है। ठीक है ना। देखिए कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 8 कोर उद्योग कौन से हैं, तो 8 कोर उद्योगों को आपको बताना है। ठीक ना। फिर इसके अलावा ये पूछता है कि इन 8 कोर उद्योगों में सबसे ज्यादा भारांश किसका है, यह भी करके क्वेश्चन। पहले 8 कोर उद्योग, एक कच्चा तेल, एक दूसरा जो है पेट्रोलियम, जो रिफाइनरी उद्योग हैं, उत्पाद हैं, इनको शामिल किया जाता है। प्राकृतिक गैस इनको शामिल किया जाता है। उर्वरक हैं इनको, कोयला, विद्युत, सीमेंट, और तैयार जो इस्पात है, स्टील हैं, इनको, इन 8 को जो है इस मूल उद्योगों में शामिल किया जाता है। लेकिन अगर पूछे कि इसका भारांश सबसे ज्यादा इसमें किसका है, भारांश, ठीक ना, तो रिफाइनरी उत्पाद का इसका सबसे ज्यादा भारांश है, रिफाइनरी उत्पाद का। ठीक है। सबसे कम अगर पूछे तो उर्वरक का है, सबसे कम उर्वरक का है, इसको आपको याद रखना चाहिए। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा उद्योग। ठीक है ना। हथकरघा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। फिर उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उद्यमों को किसके द्वारा दीर्घकालिक
ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो उत्तर प्रदेश जो लघु उद्योग निगम है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम है और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, इसके द्वारा दीर्घकालिक ऋण प्रदान किया जाता है ताकि उद्योग आसानी से सर्वाइव कर सके। ठीक है भैया। फिर औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है ये सबसे ज्यादा विकसित है, ठीक ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। फिर आपको सुमेलित करना है कि गोस्वामी जो समिति है यह किससे संबंधित है? तो औद्योगिक रुग्णता इससे संबंधित है। जानकी रमन समिति यह शेयर घोटाले की जांच के लिए गठित की गई थी, तो इससे संबंधित। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। और तारापुर समिति, एक बार क्वेश्चन पूछा है तारापुर से, अलग से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तारापुर से, तो जब हम बैंकिंग पढ़ेंगे तो बैंकिंग में बताएंगे। तो बैंकों में पूंजीगत खाते में रुपए का परिवर्तनीयता पर सलाह देने के लिए एक ग्राहक सेवा के रूप में एक तारापुर समिति गठित की गई थी। ठीक है भैया, आते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है? इसको भी मिलान करना है आपको कि तकनीकी जो सूचना तकनीकी नीति लाई गई थी वह वर्ष 2000 में लाई गई थी। खनिज जो नीति लाई गई थी ये पॉलिसी वर्ष 2011 में लाई गई थी। और होटल जो पॉलिसी लाई गई थी नीति वर्ष 2006 में। और औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन जो नीति लाई गई थी यह वर्ष 2010 में। एक एक करके आपको अच्छे से याद रख लेना है, आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कल हम नए वीडियो के साथ, नए एनर्जी के साथ, नए उत्साह के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो आप लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म इस घटना चक्र को थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।